नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बड़े शान के साथ 2024 के चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने कहा था कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब इतनी मजबूत हो गई है कि वो अपना चुनाव खुद लड़ सकती है, संघ बैठे अपने घर पर। भाव कुछ कुछ यही था। और वो इंटरव्यू में वो बात अचानक कही नहीं गई थी। अच्छा कि ऐसा हो, इंटरव्यू चल रहा हो, इंटरव्यू में किसी ने सवाल पूछा और आप अचानक कह बैठे। एक पूरी प्लानिंग थी और जेपी नड्डा की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो अपने मन से संघ पे लेके इतना बड़ा कमेंट कर दें। दरअसल उस समय मोदी जी सातवें आसमान पर थे। अब की बार 400 पार का नारा जितना जोर से मोदी जी लगा रहे थे, उससे दुगनी जोर से गोदी मीडिया लगा रहा था। उससे तीन गुनी जोर से सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत, इस टाइप के जितने पत्रकार थे, सॉरी गोदी मीडिया के पत्रकार, पत्रकार तो रहे नहीं वो लोग। तो जो पत्रकार थे ये नारा लगा रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। हालत तो यहाँ तक हो गई कि लगा कुछ बात में वजन हल्का ना रह जाए तो प्रशांत किशोर जैसे आदमी को भी बुला लिया गया। और प्रशांत किशोर ने अलग-अलग टीवी चैनलों में जाके कहा कि मैं दावा कर सकता हूँ कि इस बार 400 पार हो रही हैं। अगर 400 पार नहीं हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा, मैं राजनीति नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करना बंद कर दूँगा। इस तरह के लंबे-लंबे, बड़े-बड़े दावे प्रशांत किशोर ने कर दिए थे कि साहब मैं घर बैठ जाऊँगा। तो जब प्रशांत किशोर ने आके कहा कि अब की बार 400 पार आ रहा है, तो लोगों को लगा क्या प्रशांत किशोर तो झूठ नहीं बोलेंगे, सही कह रहे होंगे, वाकई में अब की बार 400 पार हो रही है। लेकिन हवा निकल गई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोगों ने जब पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बताया कि भाई इनका खेल क्या है, कि ये तो अयोध्या के सांसद, मेरठ के अरुण गोयल, ये सब लोग कह रहे हैं कि अब की बार आए तो संविधान बदल देंगे। तो ये बात पिछड़ों में, दलितों में ये संदेश चला गया कि इस बार अगर ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदलना है, और उत्तर प्रदेश में लग गई झाड़ू। इतनी करारी हार की कल्पना नहीं की थी, लिहाजा अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले एक गठबंधन की सरकार में उलझ कर रह गए। एक तरफ नीतीश हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, और जो चंद्रबाबू नायडू इस बात के लिए माहिर माने जाते हैं कि वो उनसे अच्छा बार्गेनर कोई नहीं है। 10 लाख करोड़ का पैकेज तक मांग सकते हैं, वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि तब संघ को समझ में आया कि संघ ने टंगड़ी मार दिया, कहीं संघ इंपॉर्टेंट है। तब भी मोदी जी अवॉइड कर देते कि चलो हो गया, सरकार तो बन गई। लेकिन फिर मामला अटका 75 साल का, कि भाई 75 साल होने पे मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को, बोले मनोहर जोशी को, इन सबको बर्फ में लगा दिया था कि भैया जाइए आप मार्गदर्शक मंडल में बैठिए। वहीं बैठे-बैठे जो घर का बुड्ढा होता है ना, बुजुर्ग होता है ना, उसको बाहर चारपाई डाल दी जाती है कि भैया वहीं लाठी लेके खांसते रहो। तो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था, ये अलग बात है, ना मार्ग थी उसकी, ना दर्शक थे उसके। उसके बाद मोदी जी खुद हो गए 75 साल के। तब संघ को लगा कि अब बदला लेने का मौका सही है, तो धाड़ से आगे बढ़ा दिया कि भाई अब की बार पार्टी का अध्यक्ष संजय जोशी होना चाहिए। अब समझ में आया मोदी को और शाह को कि ये तो चाल उल्टी पड़ गई। और उससे पहले संघ ने कुछ बैटिंग बढ़िया लगा दी थी। जैसे ही नतीजे आए तो मोदी जी को बता दिया गया था कि इस बार संघ लंबा दांव खेलेगा। संसदीय दल की बैठक हो गई तो कुछ सांसद खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई आप में क्या लाल रखे हैं? आपने तो हमें भ्रम में रख दिया था कि 400 पार आएँगे, 400 पार आएँगे, तो इस बार नेतृत्व परिवर्तन करके देखते हैं। राजनाथ सिंह सँभाल लें, नितिन गडकरी सँभाल लें। मोदी जी भी ठहरे खिलाड़ी, तो उन्होंने संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई आज तक। ना नौमन तेर होगा और ना राधा नाचेगी। जब बैठक ही नहीं होगी तो किसी दूसरे के नाम का सहमति का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर संघ अड़ा कि भैया अध्यक्ष हमारे मन का, प्रधानमंत्री तुम्हारे मन का, तो अध्यक्ष हमारे मन का। फिर मोदी जी को लगा कि अब भैया चरण पकड़ने में ही भलाई है। 10 सालों में पहली बार, 11 सालों में पहली बार मोदी जी नागपुर पहुँच गए, संघ के मुख्यालय पहुँच गए। अच्छा, मोदी जी का इसमें कोई जोड़ नहीं है, झुकने में वो माहिर हैं। किसानों ने आंदोलन किया, मरते रहे किसान, मोदी जी पे फ़र्क नहीं। 700-800 किसान मर गए, आंदोलन बहुत बड़ा चला, दुनिया भर में कवरेज हुई, मरते रहे किसान। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, मोदी जी को लगा कि अगर ये चुनाव से पहले अगर ये किसानों का मामला नहीं निपटा तो बोरी बिस्तर गोल हो जाएगा, तो तत्काल किसानों के बिल वापस ले लिए, कह दिया गया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो इस तरह का माहिर खिलाड़ी है, तो सीधे पहुंच गए वो नागपुर मुख्यालय पे और कह डाला भैया
आ गया मैं तो पहली बार प्रधानमंत्री इतने शान के साथ आया है। उनको लगा कि मोहन भागवत मान जाएंगे, लेकिन मोहन भागवत को भी याद था कि कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर में संघ के कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया गया था। पाठ पढ़ाया गया था कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। वो पाठ तो सारा डिब्बा गोल हो गया उस पाठ का, कि अगर यहाँ तो व्यक्ति बड़ा हुआ जा रहा है, एक व्यक्ति इतना बड़ा हो गया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो संघ को कह दे रहा है जरूरत ही नहीं है। तो ये हुआ कि अभी मामला ढील डालनी नहीं है। और फिर जब मोहन भागवत का बयान आया 75 साल वाला, कि आदमी का जब 70 साल पूरे हो जाए, तो 75 साल पूरे हो जाए तो उसे दूसरे के लिए रास्ता दे देना चाहिए। उस बयान ने मोदी जी को समझा दिया कि अब भैया तुम्हें मार्गदर्शक मंडल में तुम्हारी जाने की तैयारी हो गई है। वहां पे सोफे पे, कुर्सी पे झाड़ पोछ दिया गया, आइए हजूर, बहुत देर हो गई आपको, यहाँ पे आई। फिर पलटी मारी। मोहन भागवत के जन्मदिन पर लंबे लंबे लेख अखबारों में छपवाए गए कि मोहन भागवत से बड़ा तो कोई आदमी नहीं हुआ है धरती पे। अगर कोई महान मानव पैदा हुआ है तो मोहन भागवत हुए हैं। कुछ कुछ इस तरह के लेख थे। लोगों को लगा कि मोदी जी को क्या हो गया। फिर लोगों को समझ में आया कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाया जाता है, राजनीति में तो कम से कम बनाया जाता है। लेकिन संघ उस पर भी अध्यक्ष पद के लिए राजी नहीं हुआ। लगा कि अभी कोई कमी रह गई है। संघ के आज 100 साल पूरे हुए, कल विजयदशमी पूरे हो जाएंगे, तो चमचागिरी के जितने रिकॉर्ड हो सकते हैं सारे तोड़ दिए मोदी जी ने। आरएसएस की तारीफों में, आरएसएस की प्रशंसा में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहा कि इससे बड़ा तो संगठन कोई हो नहीं सकता, कितने त्यागी हैं, कितने मेहनती हैं। लेकिन विपक्ष इस मौके को कहाँ छोड़ने वाला था। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, वो कोई मौका नहीं छोड़ते मोदी जी के कुर्सी खींचने का, टांग खिंचाई का। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस से कुछ तीखे, कड़वे और सच्चे सवाल। 100 सालों में एक भी आरएसएस प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं बना। ये बात मैंने भी कई बार उठाई है। अगर एक रज्जू भैया छोड़ दो जो क्षत्रिय थे, उसके अलावा जितने आरएसएस प्रमुख होते हैं वो सब ब्राह्मण होते हैं। और लोग तो कहते हैं कि मनुवाद का सबसे समर्थक है आरएसएस, तो बीजेपी के जननी है। तो बीजेपी भी मनुवाद को पहुंचाती है, मनुस्मृति को अपना सबसे अच्छा ग्रंथ मानना चाहती है, जिसमें दलितों और शूद्रों के प्रति बड़ी अपमानजनक बातें की गई हैं। संघ का प्रमुख हमेशा ब्राह्मण रहेगा, उसी रणनीति का एक हिस्सा है। संघ चाहता है कि ये बात वो स्थापित बनाए रखे कि भाई ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन अब पिछड़े और दलितों में ये बात तो समझ में आ गई। जब ज्यादा पंडित जी करोगे तो फिर वोट पंडित जी से लेना, क्योंकि हुकूमत में तो बनती है, कुर्सी मिलती है, वो पिछड़ों के, दलितों के वोट से मिलती है। सबसे ज्यादा वोट उनके हैं। तो चुनाव के वक्त तो आपको पिछड़े और दलित याद आते हैं। जैसे आप पुलाव बनाते हैं ना, उसमें बिरयानी डाल देते हैं, इलायची डाल देते हैं। तो बिरयानी में, पुलाव में इलायची पड़ी होगी, लेकिन खाते समय इलायची निकाल दी जाती है, केवल टेस्ट आ जाए पुलाव का या बिरयानी का, इसलिए इलायची डाली जाती है। तो ये हालत दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों को तो छोड़ दी बेचारों, उनको तो कोई कौन पूछ रहा है। लेकिन दलितों, पिछड़ों को भी इलायची की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो संजय सिंह ने कहा है कि 100 सालों में एक भी आरएसएस का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं बना। बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तुम्हारे आकाओं ने सरकार क्यों बनाई। आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबरी क्यों की। ये ऐसा सवाल है जिसे बड़ी मिर्ची लगती है संघ को। आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबरी क्यों की। संघ के लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराया। भारत की आन बान और शान, तिरंगे का विरोध, तिरंगे झंडे का विरोध क्यों किया। संघ मुख्यालय पे कभी तिरंगा फहराया नहीं किया था सालों तक। जब लोगों ने बहुत हंगामा किया तो वो तिरंगा को माने माना, वो भगवा को ही राष्ट्र का मान मानते थे, राष्ट्र का सम्मान मानते थे। आरएसएस के मुख्यालय पर 12 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया। जो राष्ट्र के हुए नहीं, जो राष्ट्र के नहीं हुए, हम उनके कभी नहीं हो सकते। संजय सिंह का कहना है। सुनवाता हूं क्या कह रहे हैं। आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय। जब आप इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है इसमें। लेकिन 100 साल पूरे होने पे मेरे कुछ सवाल हैं। वो तीखे भी हैं, कड़वे भी हैं, लेकिन सच्चे भी हैं। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई। 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ।
एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया कि आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है, उस आरएसएस में एक भी आरएसएस का प्रमुख 85% आबादी से नहीं है। छोड़ दीजिए आप, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो नहीं है, एक भी महिला आज तक आरएसएस की प्रमुख नहीं हुई। तो आप इसको एक दकियानूसी सोच वाला, एक संकुचित सोच वाला संगठन कह सकते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, जो मनुवादी व्यवस्था में यकीन रखता है, जो जाति के नाम पर भेदभाव वाली व्यवस्था में यकीन रखता है, जो छूत और अछूत की व्यवस्था में यकीन रखता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है, उनके संविधान के खिलाफ है। ऐसे संगठनों से आपको सावधान रहना चाहिए। और इनका क्या योगदान रहा भारत की आजादी के आंदोलन में, यह आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 100 वर्षों के पूरे होने पर इनकी शुरुआत 1925 से हुई है, और तब देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस सच्चाई को देश के लोगों को आज 100 वर्ष पूरे होने पर बताना चाहिए। यह बताना चाहिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए आरएसएस के लोग हिंदुस्तानियों को प्रेरित कर रहे थे और कह रहे थे, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों का साथ दो। आप जाइए, इतिहास में पड़ताल कीजिए, खोजिए और थोड़ा वक्त लगाइए, आपको पता चलेगा। क्रांतिकारियों की मुखबिरी इन्होंने की, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इन्होंने किया, भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे का विरोध इन लोगों ने किया। यह इतिहास का ऐसा काला सच है जिसको आरएसएस कभी इनकार नहीं कर सकती। इसलिए जब आप 100 साल पूरे होने पर यह सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री टिकट जारी करने जा रहे हैं, पाठ्यक्रमों में आपको आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो उनकी बड़ाई, उनकी तारीफ, उनके कसीदे पढ़े जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि इसने आजादी के आंदोलन में देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह भी नहीं बताया जाएगा कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और यह तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि यह भेदभाव में यकीन रखने वाला संगठन है। इसीलिए आज तक आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला भी नहीं हुआ। जय हिंद। ये संजय सिंह है और बिल्कुल बीजेपी की ऐसी तैसी करने में कोई कसर रखते नहीं है। इसी कारणों से बिना किसी दोष के 6 महीने की सजा कटवा दी, जेल कटवा दी प्रधानमंत्री जी ने, इशारे पे ईडी ने। लेकिन तब भी संजय सिंह के तेवर कम नहीं होते हैं। जब भी सरकार की को रेल बनाना होता है तो संजय सिंह इसी तरह आगे आते हैं। कांग्रेस ने भी आरएसएस पर तीखे हमले बोले हैं। कांग्रेस ने कहा है कि आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन है। आजादी के वक्त जिसके नेता ना तो जेल गए, ना अंग्रेजों पर कभी प्रतिबंध लगाया। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद कर रहा था। आरएसएस की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। वो संगठन जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया, वो संगठन जो महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम कर रहा था। वो संगठन जिसने हिंदू और मुसलमानों का सांप्रदायिक विभाजन करके देश को 2 टुकड़ों में बांटकर खोखला कर दिया। वो संगठन जिनके हाथों में महात्मा गांधी के खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो संगठन जिसके तथाकथित वीर अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आज ये आरएसएस 100 साल का हो चुका है, मगर इन 100 सालों में इसने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे देश को नुकसान छोड़कर कोई फायदा हुआ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ आरएसएस जैसे सांप्रदायिक और नफरती संगठन के कार्यकर्ता सीधे तौर पर सरकार चला रहे हैं। जो लोग संविधान की जगह शुरू से मनुस्मृति की वकालत करते रहे हैं, अब वही लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में उनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे की जाती है? आज जो आरएसएस देश को राष्ट्रवाद का ककहरा सिखाता है,
और आरएसएस ने 1925 में स्थापना के बाद से ही किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन जैसे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत जोड़ो आंदोलन, इन जैसे आंदोलनों में कभी कोई भागीदारी नहीं करी। जब कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अंत क्रांतिकारी संगठनों पर बार बार प्रतिबंध लग रहे थे, तब आरएसएस पर ब्रिटिश शासन ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इनके किसी स्वयंसेवक को जेल नहीं भेजा ताकि ये लोग बाहर रहकर जनता के मन में हिंदू मुसलमान को लेकर जहर भर सके। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने से पहले देश में खतरनाक खून खराबा हुआ। नफरत और दंगों के आक्रोश में आकर लाखों लोग जिंदा लाश बन गए। गांधी नेहरू के लाख प्रयासों के बावजूद देश दो भागों में बंट गया। अब बारी थी संविधान की। यहां भी आरएसएस ने संविधान को नकार कर मनुस्मृति लागू करने की जिद की। आरएसएस ने अपना एक भी आदमी संविधान सभा में नहीं भेजा, मगर देश की जनता ने तब आरएसएस के सारे मंसूबों को नकार कर इन्हें अप्रासंगिक बना दिया। इससे खार खाकर आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी। आज आजादी के 78 साल बाद भी आरएसएस का एक काम है देश में हिंदू मुसलमान की आग लगाकर सत्ता पर काबिज करना, देश की संस्थाओं पर कब्जा करके नफरत और उन्माद फैलाना। आलम यह है कि आज सत्ता का दुरुपयोग कर आरएसएस ने पूरे देश को बेचना शुरू कर दिया है। अगर ये कहा जाए कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन ये संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर देगा, उसी दिन से आधी से ज्यादा समस्याएं निबट जाएंगी। ये कांग्रेस का ट्वीट था और कांग्रेस ने वो तीखे तीखे शब्दों में हमला किया। और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अलग अलग बातें की है। मैं उनका बयान सुनवाता हूँ, क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है, लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए, लेकिन ना भाषण से ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सियासत बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है, बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए, और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत थी जिन्होंने बताया कि आरएसएस एक्चुअल में कर क्या रहा है, और जाहिर है कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आज के इस अभियान को परिता लगा दिया। एक में एक बहुत मजेदार सी आपको एक खबर और दिखाता हूँ, जिसको सुनकर आपको हंसी आएगी और लगेगा कि आपको ये गोदी मीडिया कितना मूर्ख बना रही है आपको। ये एक ट्वीट लगाया गया है कि खबर है, और ये खबर है न्यूज तक पे, आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप, समझ गए ना, ललन टॉप उन्हीं का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऐसी खबरें दिखा रहे थे। ललन टॉप 4 PM से 5.25 करोड़ व्यू पीछे चल रहा है।
लोगों ने समझ लिया, लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, तो लल्लन रह गया, टॉप तो 4 पीएम पे आ गया। क्या कह रहे हैं कि साहब फरवरी में नरेंद्र मोदी 55% थे लोकप्रिय, राहुल गांधी 39 में 39%, जून में 57% मोदी जी, 36% राहुल, सितंबर में 52% मोदी, 41% राहुल। कम से कम थोड़ा बहुत तो मोदी को गिराने की हिम्मत करी इन्होंने। हालांकि जो हालात है देश के उसको उल्टा कर लीजिए, आज राहुल गांधी 52% से ज्यादा लोगों की पसंद है, जबकि मोदी जी का ग्राफ नीचे आता चला जा रहा है। लेकिन ऐसी बातें कहने की हिम्मत होगी नहीं, बिहार का चुनाव है तो मोदी जी को बम बम दिखाना है, मोदी जी को भगवान बताना है, तभी चैनलों की रोजी रोटी चल जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गरज रह रहे हैं कि मैं बुलडोजर चला दूंगा, आई लव मोहब्बत पे मौलाना था और ये था वो था, मुसलमानों के लिए जितने जितने वो बातें कह सकते हो उतनी कह रहे हैं, जिससे प्रदेश में हिंदू मुसलमान का एक प्यारा सा माहौल बन जाए। और हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि देश में महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा कहीं जो टॉप राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश में 66,381 केस दर्ज हुए हैं, महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, पश्चिम बंगाल में 34,691, मध्य प्रदेश में 32,342। यानी 5 में से 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जहां पे महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। अब आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, महंगाई बढ़ती रहेगी, आपकी बैंड बजाती रहेगी और ये लोग केवल हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि इनकी सारी कोशिशें, सारी परेशानियां जो हैं, इनका लगता है कि इसका हल सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़े में निबट जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर 2 रोटी हिंदू ने ज्यादा खा ली या 4 रोटी मुसलमान ने ज्यादा खा ली? आपके बच्चों को क्या मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है। आपके परिवार को क्या शिक्षा मिल पा रही है, आपके परिवार की हेल्थ का ध्यान हो रहा है, आपके घर में आने वाला सिलेंडर क्या सस्ता हो गया है, क्या बाजार की में सब्जियां और तेल और रोटी गेहूं ये सब सस्ते हो गए हैं? जीएसटी का ड्रामा किया गया लेकिन देश को ये बताया नहीं गया जीएसटी लगाई किसने थी। जीएसटी को, वही है ना, एक राजा था, उसके दरबार में बहुत सारे लोग आए एक दिन और ये कहा कि महाराज तिरहिम तिरहिम हो गया है, बिल्कुल हंगामा मच गया है। राजा ने पूछा कारण क्या है, बोले साहब जो 5 रुपए की रोटी थी वो बाजार में 100 रुपए की मिल रही है। राजा ने कहा सेनापति इतनी किसकी हिम्मत हो गई कि 5 रुपए की रोटी 100 रुपए की बेच रहा है? कल से पूरे देश में कह दो कि 5 रुपए की रोटी सिर्फ 50 रुपए में बेची जाएगी। जनता ने कहा राजा जी की जय हो। 100 रुपए की रोटी 50 रुपए में कर दी, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि 5 रुपए की रोटी राजा जी ने 50 रुपए की कर दी। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते हो जाएंगे। सरकार को अपनी जेबें भरनी है, अपने उद्योगपतियों की जेब भरनी है और आपको हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाना है। जो आपको और आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में सेटल हो रहे हैं। आपके टैक्स का पैसा कल जो है खून पसीने की कमाई, उसको लेकर जो लोग भाग रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, उनको भी सरकार की कहीं ना कहीं छूट है, कई बार हम सामने देख चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि देश में सरकार से सवाल पूछा जाए? अगर सवाल पूछा जाए, सरकार की आंख में आंख डाल के बात की जाए, तो आप 4 पीएम को प्यार करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हिंदू मुसलमान ही होना जरूरी है, मुसलमान को टाइट करना जरूरी है, तो कृपया करके आज से 4 पीएम को ना देखें। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत को सुनते रहिए, जो देश की सारी समस्याओं के लिए मुसलमान को दोषी बताती हैं और कहती हैं कि आखिर पहला हक तो हिंदुओं का है। दिन भर इनके यहाँ चैनलों पे नफरत भरे बयान प्रचारित होते रहते हैं। आपको लगता है कि हम अगर सही काम कर रहे हैं इसीलिए हमें देश में लगातार नंबर 1 है? हम लल्लन टॉप जैसे चैनल से 5.25 करोड़ आ गए हैं व्यू में पिछले 1 महीने में, और हमारे और नंबर 2 के व्यू में 17 करोड़ का अंतर है व्यूअरशिप में। अगर पूरा देश अगर सुन रहा है 4 पीएम को, तो उसकी कारण यह है कि मैं सच बोलता हूं, मैं खरी खरी बोलता हूं, बल्कि सरकार मेरे लिए और क्यों ना उत्पीड़न कर दे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपको लगता है अगर मैं सही बोल रहा हूं तो ये कमेंट, ये वीडियो अपने सब दोस्तों को भी भेजिएगा, उन्हें भी पता चलना चाहिए देश में क्या हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।